Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, today we are going to start our new journey, that is Competition Act of 2002 at TY BCom level in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now ये जो Competition Act है ये कब पास हुआ, इसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं, वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टीवाई में एक बहुत ही रेगुलर फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नाउ हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम के इस 5th सेमेस्टर में ऑल द डिफरेंट चेंजेस इन द इकोनॉमी आर फाउंड आफ्टर द 1991 का एक्ट, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसने हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस लाया, क्या बदलाव हमने देखा, वही हम वन बाय वन करके स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। ना इसमें देखा जाए कि 1950 के बाद ही जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे इंडियन इकोनॉमी ने बहुत ही एफर्ट्स डाले कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल पैटर्न है उसको हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो करें। नॉट ओनली दैट, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़े, हमारी इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़े, प्लस ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता रहे, और जिसके लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एवरी मंथ में एफर्ट्स करती है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करती है कि कितना ग्रोथ हो रहा है। और स्पेशली 1991 के बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो MRTP एक्ट था, यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो 1969 से हमने उसे सेटअप किया और उसे फॉलो किया ताकि हमारी इकोनॉमी की जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है उसको हम कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकें, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। लेकिन 1991 के बाद हमने क्या देखा, हमारी इकोनॉमी जो था इट वाज ओपन टू अ वर्ल्ड इकोनॉमी। अब जब वर्ल्ड इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी कनेक्ट होने लगी, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बनने लगा, तो कंपटीशन का लेवल बढ़ने लगा ना। उस समय बहुत ज़रूरी था कि हमारी इकोनॉमी में सोशल चेंजेस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, विथ सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना चाहिए। तो उस समय ये फील हुआ नीड का कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को और आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम जब कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो क्या है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वो प्रोसेस है वेयर एक्टिविटीज़ आर शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होती हैं, यानी एग्रीकल्चर से धीरे धीरे लोग शिफ्ट होकर किधर बढ़ने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा, ये होने लगता है। इसे हम अलग अंदाज में भी देखते हैं, इसमें सोशल चेंजेस आती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जब इस तरह से प्रोसेस हमारी इकोनॉमी में दिखाई देता है तो वी कंसिडर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में काफ़ी जो है वो बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, जिसके लिए मैंने कहा हमेशा इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, यानी IIP, दैट इज़ इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, जो हमेशा हमारी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती है, मंथली उसके डेटा को पब्लिश भी करती है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में हम देखते हैं कि जिस देश के पास बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनकी बेसिक की इंडस्ट्रीज ज़्यादा जो है वो ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो उनकी अवेलेबिलिटी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करती है। और प्लस अगर आपकी इकोनॉमी में फेवरेबल पॉलिटिकल आपके पास फैक्टर्स हैं, लीगल एक बहुत ही अच्छा पाथवे है, लीगल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यानी रेगुलेशन बहुत अच्छा है, तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बैकअप मिलता है। देन उसके साथ साथ अगर आपकी इकोनॉमी में फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल कैपिटल अच्छा अवेलेबल है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बेनिफिट मिलता है, एक हेल्प मिलता है। एंड उसके साथ साथ एक अच्छा सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर
और वो भी एट लो कॉस्ट में मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को ना और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती हैं। अब जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में ग्रो होने लगा और 1991 के बाद जब हमारी इकोनॉमी में 3 मंत्राज आ गए हैं, दैट इज़ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, तो हमारे साथ चैलेंजेस और बढ़ गए, कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। अब जब कंपटीशन बढ़ गया तो इट वाज नीड फेल्ट एट दैट टाइम कि देयर मस्ट बी अ कंपटीशन लेवल इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि उस समय MRTP एक्ट को फॉलो करना इट वाज इम्प्रैक्टिकल, इट वाज नॉट नेसेसरी टू फॉलो द MRTP एक्ट, क्योंकि चैलेंजेस बड़े थे, प्रोडक्शन बढ़ानी थी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्ल्ड मार्केट में इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत थी। तो इसके लिए हमने उस समय एक एक्सपर्ट की कमेटी को अपॉइंट किया और वो एक्सपर्ट की कमेटी का जो चेयरमैन था इट वाज SVS, दैट इज राघवन, SVS राघवन। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक बहुत ही एक्सपर्ट्स की कमेटी जिसका मेन चेयरमैन इट वाज, दैट कमेटी वाज हेडेड बाय द SVS द राघवन। और इस कमेटी ने इस पूरे प्रॉब्लम को स्टडी किया कि किस तरह से अगर हम MRTP एक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन लेवल उतना नहीं बढ़ेगी, हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम अपनी फॉरेन करेंसी को उतना नहीं अर्न कर पाएंगे, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करें। तो इसके लिए इस कमेटी ने जो SVS राघवन के चेयरमैनशिप के नीचे बनाई गई, गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया और इस कमेटी ने सबमिट किया अपनी रिपोर्ट ऑन 22 मई 2000। ओके, अब एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, अब इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन देना यानी सजेशन देना। उन्होंने सजेशन दिया कि MRTP एक्ट को एबॉलिश कर दो। ये जो MRTP यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्यों रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड नहीं चाहिए, अब फ्री ट्रेड चाहिए। अब हमारे प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाना है और वो MRTP एक्ट के अंदर पॉसिबल नहीं था, तो MRTP एक्ट को एबॉलिश करो और कंपटीशन बिल ऑफ 2001 ये लाया गया। अच्छा, ये कंपटीशन बिल ऑफ 2001 ये पार्लियामेंट में आया, लेकिन पार्लियामेंट में पास कब हुआ, दिसंबर 2002 में। ये बिल जो 2001 में कंपटीशन बिल के लिए सजेशन दिया गया एज पर द राघवन कमेटी, लेकिन उसको हमने पास किया पार्लियामेंट में इन दिसंबर 2002। तो इसके लिए हम इस एक्ट को क्या कहते हैं, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। ओके बच्चों, अच्छा ये जो कंपटीशन एक्ट हमने 2002 का पास किया, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बदलता है तो हम थोड़े थोड़े बदलाव लाते हैं, लेकिन दिस एक्ट को भी हमने आगे चल के थोड़ा शिफ्ट किया, अमेंड किया, तो वो अमेंडमेंट आया इन 2007। तो आज हम करने वाले हैं इस सेशन में जो TY BCom में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, कि इस 2002 में क्या क्या नए चेंजेस लाए गए जो आज हम डिस्कस करें ना। इस 2002 के एक्ट जो हमने पास कर दिया, ओके, अब ये कंपटीशन बिल आ गया और MRTP का एक्ट हट गया। अब इस कंपटीशन एक्ट का मेन एम क्या था कि एक हेल्दी और फेयर कंपटीशन हो, एक कल्चर ऑफ कंपटीशन हमारे मार्केट में इस तरह से हम डेवलप करें कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो बढ़े, प्रमोट भी हो, इससे इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्लस हमारे इकोनॉमी में जो लॉज हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी उसको बदलते रहें, चेंजेस करते रहें, और यही सब चीज़ें हमें इस कंपटीशन एक्ट में मिली। इस कंपटीशन एक्ट के 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, 4 ऑब्जेक्टिव्स इस कंपटीशन एक्ट में मिले जो हम इसे 4 पिलर्स की तरह भी देखते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव और फर्स्ट पिलर था द प्रोहिबिशन ऑफ एंटी
कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। यानी इस एक्ट में पहला इसका जो सेक्शन 3 था, हम डिस्कस करने वाले हैं इसको सेपरेटली भी, क्योंकि इसका सेक्शन 3 ऑफ दिस कंपटीशन एक्ट उसने हमें यही सिखाया कि इसके अंदर इस तरह की एग्रीमेंट में हमें एंटर होना है ताकि किसी भी और प्रोड्यूसर्स को, इकोनॉमी को कोई हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट नहीं हो। यानी जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं वो नेगेटिव प्रैक्टिसेस को रोकना है, हार्मफुल जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें हमें रिड्यूस करना है। तो इसके लिए पहला था प्रोहिबिशन, यानी कंट्रोल करना है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, ये रोकना है। सेकंड पिलर और सेकंड ऑब्जेक्टिव था प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब जनरली जो प्रोड्यूसर मोनोपोली पोजीशन एंजॉय करता है, लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसकी प्रोडक्शन लेवल रहती है, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है। अब उसकी वजह से उसकी पोजीशन ये हो जाती है, वो मार्केट में ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। डोमिनेंट यानी दे आर एक्टिंग लाइक अ लीडर एंड बॉस ऑफ द एंटायर मार्केट, who always try to control the market, वो मार्केट को कंट्रोल करने जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी दूसरे जो बिजनेसमैन हैं उनको अफेक्ट हो सकता है, या सम टाइम इट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, कंज्यूमर के अगेंस्ट जा सकता है। तो इसके लिए हमेशा इस कंपटीशन एक्ट ने ये कोशिश की कि जो भी मोनोपोली है, क्योंकि एमआरटीपी अभी हट गया, तो भले कोई भी प्रोड्यूसर कितना भी प्रोड्यूस करे लेकिन वो अपनी पोजीशन का अनड्यू फ़ायदा एडवांटेज नहीं उठाएगा। यानी प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का, अपनी मोनोपोली पोजीशन का गलत फ़ायदा अब्यूज़ वो नहीं उठाएगा। प्रोहिबिशन, कंट्रोल। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये थर्ड पिलर था इस कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 का। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी कॉम्बिनेशंस हो रही हैं यानी वन पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, उन्होंने एक्वायर किया कंपनी को या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, जो चाहे सिमिलर गुड्स ऑफ सर्विसेज को, वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब इस तरह के मर्जर हो रहे हैं, कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, अमालगमेशंस हो रहे हैं, तो उस समय उनको रेगुलेट करना, उनको प्रॉपर लॉ के साथ चलाना, इट इज़ द नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसके लिए हमेशा इस कंपटीशन एक्ट की ये थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सम सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को सेट करना, ताकि हमारी इकोनॉमी में जो कंपटीशन का कल्चर है वो बड़े कम नहीं हो। फोर्थ है कंपटीशन एडवोकेसी। जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं, कंपटीशन एडवोकेसी, इसका मतलब क्या है कि हमें सेट करना है अ कल्चर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। हमें अवेयर करना है सबको कि कंपटीशन कैसा होना चाहिए, फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन, जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, और सिर्फ ग्रो नहीं हो, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, कंटिन्यूस ग्रोथ होना चाहिए। यानी सबको साथ लेके चलना है, छोटे बिजनेसमैन हो, मिडिल लेवल के बिजनेसमैन हो, बड़े बिजनेसमैन हो, यानी हमें ओवरऑल कंपटीशन लेवल करनी है विद द डिफरेंट कंट्रीज़, ये देखना है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कंपटीशन का एडवोकेसी, जिसके लिए अवेयरनेस उन्होंने काफ़ी मार्केट में इम्प्रोवाइज़ किया, प्रमोट किया। अच्छा, नॉट ओनली दैट, कंपटीशन फंड भी सेट किया। तो ये काफ़ी अच्छे बदलाव जो हैं वो 4 ऑब्जेक्टिव्स, 4 पिलर के फॉर्म में हमें दिखते हैं। दैट इज़ अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। ओके बच्चों, पहला क्या था, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कंट्रोल। प्रोहिबिशन वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे तो कंट्रोल ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कोई अपने मोनोपोली पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। दैन रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर कोई मर्जर हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, तो उसको हम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाएंगे। प्रॉपर लीगल वे शुड बी फॉलोड।
और कंपटीशन का एडवोकेसी, एक हेल्दी और फेयर कंपटीशन चाहिए, एक कल्चर ऑफ कंपटीशन मार्केट में चाहिए। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स भी हम मानते हैं और इसको हम 4 पिलर्स भी मानते हैं कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आ रहे हैं इसके मेन साइलेंट फीचर्स ऑफ इस दिस एक्ट, दैट इज कंपटीशन एक्ट। अब इस कंपटीशन एक्ट में सबसे पहला काम किया गया कि इस कंपटीशन एक्ट के अंदर हमने सेटअप किया CCI। हमने क्या सेटअप किया बच्चों? CCI। CCI का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ऐसे एक्सपर्ट का ग्रुप, ऐसे एक्सपर्ट की कमेटी जो पूरी इकोनॉमी के ऊपर नज़र रखेगी, सबको मॉनिटर करेगी, सबको मैनेज करेगी, सबको ऑर्गेनाइज करेगी, सबको डायरेक्ट करेगी, सबके लिए रूल्स फ्रेम करेगी, उसको हम क्या कहते हैं? CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स रहेंगे और इस पूरे इसको यानी इस अगर हम बात करें कि ये जो 2002 का जो एक्ट आया, इसको पूरा इनिशिएट करने वाला था अरुण जेटली। अरुण जेटली ने ये पूरा जो है कंपटीशन एक्ट बनाया कि MRTP एक्ट को हटाना है। हमें अगर वर्ल्ड के साथ कंपटीशन बढ़ानी है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ानी है, प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, तो इसके लिए ये कंपटीशन एक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उनको मॉनिटर करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें डायरेक्ट करना, उन्हें सुपरवाइज़ करना, ये भी ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्होंने सेटअप किसको किया? CCI को, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCI। तो कंपटीशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ CCI। क्यों भाई, क्यों ज़रूरत पड़ी इसके लिए? पहला रीज़न, टू एलिमिनेट यानी गायब करना था, रिड्यूस करना था प्रैक्टिसेस विच इज़ हार्मफुल टू द कंपटीशन, जो कंपटीशन को नुकसान पहुंचाए, ऐसी सब चीज़ों को मार्केट से एलिमिनेट करना है, गायब करना है, रोकना। नंबर 2, टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट इन इंडिया, यानी इनका मेन काम था कि कंपटीशन को प्रमोट भी करना है और सस्टेन भी करना है, कंटिन्यूस रखना है, ताकि हमारी इकोनॉमी लगातार कंटिन्यूस आगे ग्रो होती जाए, यानी टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स इन इंडिया। थर्ड रीज़न था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनका तो इंटरेस्ट उनको बचाना ही है, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी, उनका सेटिस्फैक्शन उनका मेन एम रहता है, और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ उन्हें तो बूस्ट करना ही है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो करना ही है। तो ये मेन काम था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी CCI का। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी उनको कम कर दिया, और जो एंट्री बैरियर्स थे, क्योंकि मोनोपोली ज़्यादातर एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं, तो जो एंट्री बैरियर से उनको भी रिड्यूस कर दिया। तो इसके लिए CCI ने रिमूव कर दिया लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एंट्री बैरियर्स वर आल्सो एलिमिनेटेड, उनको ख़त्म कर दिया। तो पहला फीचर था इस कंपटीशन एक्ट का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों? CCI। इसको क्यों सेटअप किया गया? ताकि हमारे इकोनॉमी की हार्मफुल एक्टिविटीज़ को हम ख़त्म कर सकें, प्लस प्रमोट कर सकें और सस्टेन कर सकें कंपटीशन इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया, प्लस हम अपने कस्टमर का इंटरेस्ट को मेंटेन कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। इसके लिए उन्होंने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया और एंट्री बैरियर्स को भी हटा दिया, यानी रिड्यूस कर दिया। तो ये था पहला रोल इस कंपटीशन एक्ट का, कि दे हैव सेट अप अ वेरी स्पेशल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ CCI, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर बच्चों? चलो बढ़ते हैं सेकंड फीचर। सेकंड फीचर था प्रोहिबिशन, यानी रोकना, ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अब
हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि इसमें कंपटीशन एक्ट में इसका स्पेशली सेक्शन नंबर 3 उन्होंने क्या दिखाया, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नॉट अ सिंगल एंटरप्राइजेस और अ पर्सन शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन हो या सप्लाई हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्टोरेज हो या एक्विजिशन हो या कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो विच विल लीड टू एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। यानी इस पूरे कंपटीशन के हिसाब से उन्होंने ये सेट कर दिया, यानी सेक्शन 3 ने डिसाइड किया कि कोई भी इंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी पर्सन, इट विल नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट जो रिलेटेड हो विथ प्रोडक्शन या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज या एक्विजिशन या कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल लीड टू एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जो किसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट लेके आए, एडवर्स इफेक्ट लेके आए, किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई कट थ्रोट कंपटीशन नहीं चाहिए। हमें हेल्दी कंपटीशन चाहिए। दैट इज व्हाई दे मेनली उन्होंने क्या कहा, प्रोहिबिशन, रोकना था, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ऐसे हमें एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स नहीं चाहिए। इसके लिए इस एग्रीमेंट में ये एफर्ट्स लिए गए कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा, ऐसा कोई पर्सन या एंटरप्राइजेस किसी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या सप्लाई से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन से हो या एक्विजिशन यानी परचेज या स्टोरेज से रिलेटेड हो या कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, जिसकी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचा, यानी वो कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। क्लियर बच्चों। थर्ड, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ये तो क्लियर ही है, हमने कहा प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सबसे पहले तो डोमिनेंट पोजीशन क्या है? डोमिनेंट पोजीशन मीन्स द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट। आप अपने प्रोडक्शन लेवल की वजह से पूरे मार्केट में बहुत ही पावरफुल पोजीशन एंजॉय कर रहे हो, एक स्ट्रेंथफुल पोजीशन है आपकी मार्केट में, एक लीडर की तरह जो है वो आप पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हो, उसे हम डोमिनेंट पोजीशन कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्पिटिशन एक्ट, ये एक्ट क्या कहता है कि नो एंटरप्राइजेस शिल अब्यूज, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी प्रोड्यूसर विल नॉट अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। कोई भी अपने डोमिनेंट पोजीशन का अनड्यू जो एडवांटेजेस है वो नहीं लेगा, यानी वो किसी को एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं देगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ऐसा नहीं कि उसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो, ये नहीं करना है। तो इसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये था थर्ड फीचर। फोर्थ था रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे भी हमारे कंपटीशन एक्ट ने काफ़ी अच्छे रूल्स बना दिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, ताकि हमारे मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़े लेकिन कंपटीशन का लेवल भी बढ़े। छोटे बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक के लिए एक अपना स्पैन उन्होंने बना दिया। तो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना, यानी अकॉर्डिंग टू एक्ट यानी कंपटीशन एक्ट, एक्विजिशन यानी परचेज, टेक ओवर ऑफ वन और मोर एंटरप्राइजेस, एक हो या एक से ज़्यादा एंटरप्राइजेस हो, बाय वन और मोर पर्सन, चाहे वो कोई एक पर्सन टेक ओवर करे, एक्वायर करे, या ज़्यादा पर्सन उन्हें एक्वायर करे, या मर्जर है, 2 या 3 जो है वो आपस में क्लस्टर हो रहा है, उनका आपस में उनका कोल्यूजन हो रहा है, आपस में 2 फर्म्स मिल रही है तो मर्जर हो रहा है, या अमालगमेशन हो रहा है ऑफ एंटरप्राइजेस, इट शुड बी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्बिनेशन। फिर से, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002, acquisition of one or more enterprises by one or more person
या हम उसे मर्जर कहें, या हम उसे अमालगमेशन ऑफ एंटरप्राइजेस कहें, इट शैल बी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन if there are following condition as per the section 5. according to section 5 of this act क्या कहता है? acquisition by a group, अगर कोई ग्रुप अक्वायर करता है तो भी वो कॉम्बिनेशन है। acquisition by large enterprises, छोटे इंटरप्राइजेस को अक्वायर कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, वो भी कॉम्बिनेशन है। acquisition of enterprises having the similar goods and service, एक जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, या गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर वो आपस में कोल्यूड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसको भी हम मर्जर कहते हैं। या मर्जर ऑफ एंटरप्राइजेस, आपस में उन्होंने खुद अपने विश से, अपने डिज़ायर से आपस में मर्जर किया है या कोल्यूड किया है, कार्टेल बनाया है। या मर्जर इन द ग्रुप ऑफ कंपनी, कोई छोटी कंपनी किसी ग्रुप का हिस्सा बन गई, कुछ भी अगर ऐसा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशंस। इसके लिए हमने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन एक्ट, एक्विजिशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइजेस बाय वन और मोर पर्सन और मर्जर और अमालगमेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट एग्जिस्ट। इसमें ये सब दिखाई देता है, क्या क्या? acquisition by group, acquisition by large enterprises, acquisition of enterprises having the similar goods and services, merger of enterprises या merger in the group of company। इस तरह से हमें दिखाई देता है। लेकिन इसमें ये सेक्शन 5 के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पे एज पर नॉलेज आपको एक और चीज़ बताती है। इसी कंपटीशन एक्ट में सेक्शन 6 भी है। वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 जो कंपटीशन एक्ट 2002 का दिया गया है कि रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी रिक्वायर्ड इफ दे कॉज इन द एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, क्योंकि अगर सपोज उनकी कॉम्बिनेशन की वजह से किसी पे एडवर्स इफेक्ट आया तो रेगुलेशन तो चाहिए। एंड एनी कॉम्बिनेशन विच आर हार्मफुल टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अगर वो सपोज किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या एंटरप्राइजेस के लिए अगर वो हार्मफुल हैं, इफ एनी कॉम्बिनेशन विच आर हार्मफुल टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल देन इट विल नॉट बी अलाउड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो फिर हम ऐसे कॉम्बिनेशन को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 5 में उन्होंने कॉम्बिनेशन अलाउ किया है, लेकिन आपके इसी कॉम्बिनेशन की वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचा तो सेक्शन 6 उसको कंट्रोल भी कर सकता है। ओके, तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। उन्हें प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से गाइड करना, उन्हें आगे बढ़ाना, फिर बेटरमेंट के लिए अगर कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो रूल्स को बदलना। जैसे हमने देखा कि कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 आया, फिर बैंकिंग सेक्टर्स में बदलाव आया, उनके रूल्स को हमने 2018 में बदला। तो टाइम आफ्टर टाइम जब भी ऐसे कुछ बदलाव इकोनॉमी की वजह से डिमांडेड होते हैं तो हम भी यहाँ पे बदलाव लाएंगे। ओके, तो सेक्शन 6 अगर कहता है अगर किसी कॉम्बिनेशन की वजह से किसी को एडवर्स या हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, लोगों पे कोई इफ़ेक्ट होता है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसी कॉम्बिनेशन होने नहीं देंगे। ओके बच्चों, तो ये था रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। 5th फीचर दिखाई देता है कंपटीशन एडवोकेसी। जब हम कहते हैं कंपटीशन एडवोकेसी, इट मीन्स द क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कंपटीशन, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। हम इस तरह से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, इस तरह से अपनी इकोनॉमी को इनकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे कि दे विल एंजॉय द कंटिन्यूअस कंपटीशन इन द मार्केट, वो भी फेयर और हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करे, डेवलप करने में
हेल्प करे। इसके लिए हमने क्या कहा कि इट मीन्स क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। एक पॉजिटिव एक हमें अप्रोच लाना है जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। इसके लिए CCI ने एम्पावर्ड यानी कंपटीशन ऑफ दिस हमारे इकोनॉमी में इस कंपटीशन ने CCI ने यानी जो हमने फर्स्ट फीचर किया कंपटीशन कमीशन जो हमारे इंडिया की है इसने एम्पावर किया टू पार्टिसिपेट इन द रिव्यूइंग लॉस को रिव्यू करते ही रहना है। ये हमने देखा जैसे जैसे टाइम बदलेगा, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती हैं, कभी कभी इकोनॉमिक हमारी चेंजेस आती हैं, सोशल चेंजेस आती हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, तो हमें लॉस को टाइम आफ्टर टाइम हमें रिव्यू करते रहना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो वो रिव्यूइंग द लॉस प्लस प्रमोट द कंपटीशन एडवोकेसी, कंपटीशन का लेवल भी प्रमोट करना है एंड क्रिएट अवेयरनेस, हमें लोगों में भी कंपटीशन का वो लेवल जो है वो अवेयर करना है, हमें उन्हें बताना है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी में आगे बढ़ सकते हैं। प्लस दिस एक्ट प्रमोट्स यानी प्रपोजेस द सेटिंग ऑफ अ कंपटीशन फंड, यानी CCI ने कंपटीशन फंड भी सेटअप किया। तो यानी इस ओवरऑल इनके एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंपटीशन एडवोकेसी, जिसको हमने क्या कहा, इट मीन्स क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यानी हर तरफ मार्केट में एक अच्छी कंपटीशन दिखे, पॉजिटिव वाइब्स हमें देखें कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि ऑन द शोल्डर्स ऑफ अदर, नहीं, वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए CCI ने एम्पावर्ड क्या किया टू पार्टिसिपेट, सबको इनकरेज किया कि आप आगे आओ, बढ़ो, और उसमें अगर रूल्स रेगुलेशन टाइम आफ्टर टाइम चेंज करना पड़ता है तो वो रिव्यू भी करेंगे। प्लस प्रमोट करेंगे कंपटीशन एडवोकेसी, यानी सबको जो हमने यहाँ पे देखा कि प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन इन द मार्केट, हमारे इकोनॉमी में प्रमोट भी करना है और सस्टेन भी करना है वो कंपटीशन। प्लस इस एक्ट में उन्होंने कोशिश किया टू क्रिएट अवेयरनेस, प्लस उन्होंने कोशिश किया कि एक्ट ने प्रमोट किया यानी सेट किया कंपटीशन फंड, यानी हर तरह से कंपटीशन एक्ट ने सभी प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया टू इम्प्रूव द कंपटीशन लेवल इन द मार्केट। ओके बच्चों, तो ये था कंपटीशन एडवोकेसी। अब आते हैं लास्ट 6th फीचर जो इसका साइलेंट फीचर है, जिसके अंदर हम करेंगे पेनल्टी अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। यानी ये 2002 का जो एक्ट है हमने देखा उसने 4 पिलर्स सेट किए, यानी 4 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सेट किया कि उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट दिया हमें, देन प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन दिया, प्लस सभी कॉम्बिनेशन को रूल्स के हिसाब से चलाया, प्लस उन्होंने कंपटीशन का एडवोकेसी का कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन सपोज़ जब ये रूल्स कोई भी प्रोड्यूसर पर्सन इंटरप्राइजेस फॉलो नहीं करता है तो पेनल्टी भी उन्होंने रूल्स में सेट कर दिया। तो वो थोड़ा हम लोग इन शॉर्ट देखते हैं कि क्या पेनल्टीज़ वो सेट करते। पहला है फर्स्ट वन, इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई मीन्स टू फॉलो विथ द ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता यानी एज पर कंपटीशन एक्ट के रूल्स के हिसाब से नहीं चलता है, या उनकी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है जो डायरेक्शन CCI देता है, जो डायरेक्शन CCI उन्हें दे रहा है वो डायरेक्शन अगर वो फॉलो नहीं करता है तो दे शैल बी पनिशेबल विथ द फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू ₹1 लाख पर डे, यानी ईच डे, हर दिन का 1 लाख फ़ाइन होगा। और अगर उस फाइन को हमने पे नहीं किया, हमने उनको फॉलो नहीं किया फिर से ऑर्डर, यानी फ़ाइन को भी फॉलो नहीं किया, तो हमने ड्यूरिंग द नॉन कंप्लायंस द सब्जेक्ट में यानी उससे रिलेटेड वो जो फ़ाइन है वो बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ तक भी मैक्सिमम फ़ाइन जा सकता है। ये है पहला पेनल्टी। फिर से देखते हैं, डोंट वरी, है बहुत इजी है और डरना नहीं। आपको लगेगा ये लीगल लैंग्वेज है, कैसे हम लोग याद करेंगे, बहुत इजी है, आप समझ जाओ। और मैंने इजीली अपने नोट्स में भी आपको दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, खाली समझ जाओ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने समझ लिया तो यू कैन राइट इन योर ओन वे। पहला फर्स्ट पेनल्टी, इफ़ एनी पर्सन
fails to comply with the orders या directions given by the CCI, यानी CCI के orders को वो follow करने में कामयाब नहीं होते हैं, नहीं follow करते हैं, careless हैं, तो they shall be punishable with the fine which may be extend to rupees 1 lakh for each day. और अगर उसको भी उन्होंने फाइन नहीं भरा तो उस केसेस में नॉन कंप्लायंस विल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़, वहाँ तक उनका फाइन का लेवल जाएगा। तो ये भी एक फर्स्ट फाइन का लिमिट है। सेकंड, इफ़ एनी पर्सन डज नॉट कंप्लाई, अगर कोई पर्सन फॉलो नहीं करता है विथ द ऑर्डर्स या डायरेक्शन इशूड बाय CCI या फेल्स टू पे द फाइन इम्पोज्ड, जो उनके ऊपर फाइन आ गया वो भी पे नहीं कर रहे हैं, देन दे शैल बी पनिशेबल विथ द इम्प्रिजनमेंट, यानी इनको जेल हो सकती है, फॉर द टर्म यानी पीरियड विच में बी एक्सटेंड टू 3 years, जो 3 साल तक भी हो सकता है, एक्सटेंड यानी वहाँ तक जा सकता है। तो उनका जो जेल की सज़ा है वो 3 years तक भी बढ़ सकती है, या कभी कभी विथ द फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 25 करोड़, वो जो फाइन का लिमिट है वो 25 करोड़ तक जा सकता है। और कभी कभी कुछ केसेस में अगर उनका नॉन कंप्लायंस और ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों उनको पनिशमेंट मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी, जेल भी, और प्लस उनके ऊपर फाइनेंशियल फाइन भी, यानी फाइन भी और प्लस इम्प्रिजनमेंट भी। इसके लिए लिखा है बोथ। वर्से सेकंड पॉइंट, इफ़ एनी पर्सन डज नॉट कंप्लाई विथ द ऑर्डर्स या डायरेक्शंस इशूड बाय CCI या फेल्स टू पे द फाइन इम्पोज, जिनके ऊपर फाइन है फिर भी वो पे करने के लिए केयरलेस हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो दे शैल बी पनिशेबल विथ द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 3 years, जो 3 साल तक सज़ा हो सकती है, या द फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 25 करोड़, जो 25 करोड़ तक फाइन जा सकता है। और कभी कभी दोनों आपको पेनल्टी मिल सकती है, यानी जेल भी जाना पड़ेगा और पैसे भी यानी फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। तो दोनों आपको जो है वो पेनल्टी के फॉर्म में आपको थ्रेट मिल सकता है। थर्ड आपकी पेनल्टी डिसाइड करता है सेक्शन 44। अब इस कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 44 क्या कहता है, जो मैंने लिखा है सिर्फ सेक्शन 44, लेकिन आपको इजीली बता रही, इसमें कोई भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 44। ये सेक्शन 44 प्रोवाइड्स दैट इफ़ एनी पर्सन बीइंग अ पार्टी टू अ कॉम्बिनेशन, जो इस कॉम्बिनेशन का, मर्जर का, अमालगमेशन का हिस्सा है, एंड मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, उसने एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जो गलत है, या इन एनी मटीरियल, या कोई भी उन्होंने ऐसा कंपोनेंट उसमें डाल दिया है जो गलत है या नहीं डाला है लेकिन उन्होंने बोला है, कोई भी चीज़ उन्होंने गलत बोल दी है, फॉल्स है, या ओमिट टू स्टेट एनी मटीरियल, या सपोज़ उन्होंने कोई चीज़ उस प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड की है लेकिन बताना भूल गए। जैसे आप देखते हैं फार्मा कंपनी हर इंडिग्रेंट को, या जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हर एक इंडिग्रेंट को प्रॉपरली मेजर करते हैं, उनको प्रॉपरली जो है वो डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन वो बताना भूल गए। तो इसके लिए सेक्शन 44 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन बीइंग अ पार्टी टू अ कॉम्बिनेशन मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, वो गलत है, या इन एनी मटीरियल, वो उन्होंने डाला ही नहीं है, या ओमिट टू स्टेट एनी मटीरियल पर्टिकुलर नोइंग इट टू बी अ मटीरियल, उनको पता था लेकिन वो जानबूझ के छुपा रहे हैं, देन सच पर्सन शुड बी लायबल टू पे द पेनल्टी, फिर वो पेनल्टी उनको भरना ही पड़ेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 50 lakhs, जो 50 लाख से कम नहीं होगी, बट विच मे बी एक्सटेंड टू 1 करोड़, और जो 1 करोड़ तक भी जा सकती है। तो कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, गलत नहीं बतानी है, तो गलत कोई काम नहीं करना है। आप जिस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस में हो या डिस्ट्रीब्यूशन में हो, जो भी कर रहे हो, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी है, प्रॉपर आपको हर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट होना।
तो इसके लिए सेक्शन 44 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन बीइंग अ पार्टी टू अ कॉम्बिनेशन मेक अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स, जो गलत है, अगर वो गलत है देन सच पर्सन शुड बी लाइबल टू पे द पेनल्टी विच इज़ नॉट लेस देन 50 lakhs बट विच में बी एक्सटेंड 1 करोड़, जो बढ़ के 1 करोड़ भी हो सकती है। तो ये कुछ पेनल्टीज़ हैं ना। इस पेनल्टी में आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप इसमें जैसे हमने आपसे के साथ डिस्कस किया तो 3 पॉइंट्स डिस्कस किया, आप कोई भी 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। ओके बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ लिखें, बस आपने समझ लिया। यू शुड हैव द नॉलेज कि इस कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 में उन्होंने क्या गाइडलाइंस सेट किया, क्या प्रॉपर लीगल पाथवे सेट किया, ताकि हम कंपटीशन को एक फेयर लेवल पे लेके जाएं, हम अपनी इकोनॉमी में कंपटीशन के कल्चर को प्रमोट कर पाएँ और कोई भी उसको गलतली उसको यानी रॉन्ग डायरेक्शन में उसको फॉलो नहीं करे, और अगर कर रहा है तो वी शुड इम्पोज अ पेनल्टी ऑन देम, ताकि हम उनको रोक सकें, कंट्रोल कर सकें, ताकि हमारी जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनको आगे बढ़ने में ईजिली सपोर्ट मिले। तो ये है कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो टीवाई लेवल पे पूछा जाता है। तो यस माय डियर स्टूडेंट, if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.